हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग इस वीडियो क्लास में पढ़ने वाले हैं हाई स्कूल विज्ञान में बायोलॉजी का अगला चैप्टर आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटी। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार पेरेंट्स से जब नया यंगवन बनता है, नया जीव बनता है नेक्स्ट जनरेशन का, तो उसमें ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स कैसे होता है, यानी कि लक्षण कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, जो गुण हैं वो कैसे ट्रांसफ़र होते हैं। ये प्रोसेस समझाने के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल ने यानी कि मेंडल ने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और उनमें से कुछ एक्सपेरिमेंट्स आपको इस चैप्टर में समझाए जाएंगे। उन्होंने कुछ नियम भी दिए और एंड में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस प्रकार ह्यूमंस में सेक्स डिटर्मिनेशन यानी कि लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, ताकि वो लोग भी इस सीरीज़ से और इस चैनल से जुड़ सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कहा गया है आनुवंशिकी। आनुवंशिकी यानी कि जेनेटिक्स। जेनेटिक्स बायोलॉजी की एक ब्रांच होती है, बायोलॉजी की एक शाखा है, जिसमें हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में यानी कि जो पेरेंट्स हैं उनसे कैसे नई पीढ़ी में कैरेक्टर्स का ट्रांसफरेंस होता है, कैसे जो गुण हैं, जो लक्षण हैं वो नई पीढ़ी में जाते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि किस प्रकार से एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी का जब नया जीव बनता है तो उसमें पुरानी पीढ़ी से अलग कुछ वेरिएशंस या विभिन्नताएं आ जाती हैं। जैसा कि हम लोगों ने प्रजनन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जब डीएनए की प्रतिलिपि बनती है तो कुछ त्रुटियां हो जाती हैं और उन त्रुटियों के कारण विभिन्नताएं या वेरिएशंस आ जाते हैं। ये वेरिएशंस काफ़ी उपयोगी भी होते हैं, जो कि हम लोगों ने पीछे चैप्टर में भी पढ़ा और आगे भी एक बार फिर से अभी हम लोग देखेंगे। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कैरेक्टर्स किस प्रकार से एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं, स्थानांतरित होते हैं, और दूसरा किस प्रकार से एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में कुछ अंतर आ जाते हैं, कुछ विभिन्नताएं आ जाती हैं। कहा गया है जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन, यानी कि जब प्रजनन होता है और नई पीढ़ी का इंडिविजुअल बनता है तो कैसे उसमें वेरिएशंस आ जाते हैं वो देखते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि जो विभिन्नताएं हैं वो अलैंगिक जनन में और लैंगिक जनन में किस प्रकार ट्रांसफ़र होती हैं। तो अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं कम आती हैं क्योंकि यहाँ पर एक ही पेरेंट से नया इंडिविजुअल बन रहा होता है, तो यहाँ पर विभिन्नताएं कम आती हैं। डीएनए कॉपिंग एरर यानी कि डीएनए की जो प्रतिलिपि बनती है एक कोशिका से अगली कोशिका जब बनती है, और डीएनए की प्रतिलिपि बनते वक्त जो त्रुटियां होती हैं, इस कारण से विभिन्नताएं आती हैं। अब क्योंकि यहाँ पर एक ही पेरेंट होता है, उसी से ही नया इंडिविजुअल बन जाता है, तो यहाँ पर वेरिएशंस यानी विभिन्नताएं कम होती हैं। पर यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लैंगिक जनन में दोनों पेरेंट्स नर और मादा दोनों इन्वॉल्व होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर नर में भी जो है कॉपी बनेगी और मादा में भी जो है डीएनए की कॉपी बनेगी, डीएनए की प्रतिलिपि बनेगी, और दोनों में ही वेरिएशंस आ जाएंगे। डीएनए कॉपिंग एरर के कारण डीएनए की प्रतिलिपि बनते वक्त जो त्रुटियां होंगी वो दोनों में ही होंगी, तो वो दोनों इकट्ठी हो जाएंगी जब ह्यूमरस बनेगा, और इस वजह से विविधता अधिक होती है। ठीक है, आगे कहा गया है डीएनए प्रतिकृति के समय न्यून त्रुटियों के कारण उत्पन्न होती है, और यहाँ क्रॉस संकरण के द्वारा, गुणसूत्र क्रोमोसोम के विसंयोजन द्वारा और म्यूटेशन के द्वारा भी हो सकती है। तो यहाँ पर विभिन्नताएं कम होती हैं और यहाँ विभिन्नताएं ज़्यादा होती हैं। ठीक है, विभिन्नता के लाभ यानी वेरिएशंस के क्या फ़ायदे होते हैं, कैसे ये जीव को जो है लाभ पहुंचा सकते हैं। तो कहा गया है प्रकृति की विविधता के आधार पर विभिन्नता जीवों को विभिन्न प्रकार के लाभ दे सकती है। जैसे कुछ जीव हैं उनमें कुछ खास गुण होते हैं, ठीक है, तो वो गुण हो सकता है किसी पर्टिकुलर स्थिति में उनकी हेल्प कर दे। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण लिखा हुआ है कि अगर कुछ बैक्टीरिया हैं और उनमें गर्मी को सहन करने की टेंडेंसी है, वो गर्मी को सहन कर पाते हैं, तो वो टेम्परेचर बढ़ने पर भी जीवित रह पाएंगे, और जो गर्मी को सहन नहीं कर पाएंगे वो मर जाएंगे। तो ये एक उदाहरण है। ऐसे ही किसी भी प्रजाति में कुछ जीवों में अगर कोई खास गुण डेवलप हो जाता है डीएनए कॉपिंग एरर्स के कारण या एनवायरनमेंटल चेंजेस के प्रति रेस्पॉन्ड करने के लिए, अगर जीवों में कुछ नया गुण आ जाता है तो वह गुण उनको सर्वाइवल में भी हेल्प करता है, जैसा कि हम लोगों ने प्रजनन वाले चैप्टर में पढ़ा। ओके, और दूसरा क्या बताया गया, पर्यावरण कारकों द्वारा उत्तम परिवर्त का चयन जैव विकास प्रक्रम का आधार बनता है। ठीक है, यहाँ बताया गया है कि हमारे आसपास, हमारे पृथ्वी पर जो भी जीव फिट होते हैं
जो इन्वायरमेंट के बदलाव के प्रति खुद को एडजस्ट कर पाते हैं, अडेप्ट कर पाते हैं, वही सर्वाइव कर पाएंगे। जैसे बहुत गर्मी बढ़ रही है तो जो गर्मी को सहन कर पाएंगे वही जीवित रह पाएंगे। या बहुत सर्दी पड़ती है तो आप देखते हो बहुत सारे लोग जो सर्दी नहीं झेल पाते हैं वो मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो पर्यावरण में हो रहे बदलावों के अनुकूल जो खुद को ढाल पाता है वही जीवित रह पाता है। थ्योरी है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो फिट होगा वही सर्वाइव कर पाएगा। तो जिस व्यक्ति में ऐसी वेरिएशंस होंगी, विभिन्नताएं होंगी कि वो अलग अलग स्थितियों में खुद को अडेप्ट कर पाता है, वो सर्वाइव कर पाएगा। तो वेरिएशंस जिसमें ज़्यादा होंगी वो खुद को अनेक प्रकार की स्थितियों में भी संभाल लेगा, अडेप्ट कर पाएगा, ढाल पाएगा। इसलिए वेरिएशंस यूजफुल होते हैं। ठीक है बच्चों, तो हालांकि ये हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा। नीचे एक उदाहरण दिया गया है वेरिएशंस का, जैसे कि अगर हम मनुष्यों में देखें तो कुछ लोगों के जो ईयर लोब्स होते हैं, ये जो ईयर लोब्स हैं यहाँ पर ये, तो ये कुछ लोगों के अटैच्ड होते हैं, कुछ लोगों के फ्री होते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ से चीक लाइनिंग से थोड़े से अलग होते हैं। ठीक है, तो ये फ्री हो सकते हैं या अटैच्ड हो सकते हैं, तो ये एक वेरिएशन है। ठीक है, ऐसी कोई और भी वेरिएशन हो सकता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, ओके, जो कि हमें अलग अलग स्थितियों में हेल्प कर सकते हैं। यहाँ कहा गया है लक्षण अपने आप को किस प्रकार व्यक्त करते हैं। इस चैप्टर की एक महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो इस स्लाइड में दिखाई गई है कि कैसे एक पीढ़ी से जब अगली पीढ़ी का जीव बनता है तो उसमें कैरेक्टर्स जाते हैं। जैसे कि मनुष्य का जो बच्चा होगा वो मनुष्य जैसी ही उसकी डिज़ाइन होती है ना, फिर वो ग्रो करता है। इसी प्रकार किसी और जीव का जो बच्चा होता है वो उस जैसा होता है। ठीक है, तो ये कैसे स्ट्रक्चरली कैसे सिमिलर होते हैं, कैसे समानता आती है, ये बताया गया है यहाँ पर कि लक्षण कैसे व्यक्त करते हैं खुद को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में। ये जो डीएनए है, इस डीएनए के छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं जिनको हम जीन कहते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड एज जीन। ठीक है, जैसे गन्ने के छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं वैसे डीएनए में भी छोटे छोटे सेगमेंट होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े, उसमें अलग अलग सेगमेंट होते हैं। तो हर एक सेगमेंट को हम एक जीन कहते हैं। और जो जीन होता है डीएनए की क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई, स्ट्रक्चरल यूनिट, तो जीन में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन सेव होती है। ठीक है, तो जैसे मनुष्य का जो बच्चा बनेगा वो मनुष्य जैसी ही डिज़ाइन होगी। ये कैसे पता चला, वो तो जीव स्टार्ट हो रहा है तो उसे कैसे पता कि मेरे 2 पैर होंगे, 2 हाथ होंगे, है ना, या 2 आँखें होंगी, इस तरह की डिज़ाइन कैसे पता होगी। तो वो जो पहली कोशिका जाती है, जो युग्मनज होता है, जो जाइगोट होता है, उसमें जो डीएनए गया है फादर और मदर का, ठीक है ना, उस डीएनए में जो जीन है उनमें इन्फॉर्मेशन सेव है कि इसकी 2 आँखें होंगी, 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे। ठीक है, इस तरह से बॉडी की जो डिज़ाइन है, जो ब्लूप्रिंट है, ठीक है, जैसे आपके पेपर का एक ब्लूप्रिंट होता है कि इसमें 20 मार्क्स के 1 मार्कर्स आएंगे, उसके बाद फिर शॉर्ट और फिर लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे इस तरह से। तो वैसे ही बेसिक बॉडी डिज़ाइन का भी एक ब्लूप्रिंट होता है कि बॉडी की कैसी संरचना रहने वाली है, और वो सूचना कैसे पहुंचती है, जो डीएनए है पेरेंट्स का जो कि जाइगोट में है, उससे ही फिर सेल्स डिवाइड होती हैं। तो युग्मनज जब जो ग्रो करता है फिर उससे ब्रूड बनता है और फिर उससे पूरा बेबी डेवलप होता है मदर्स बॉडी के भीतर। ठीक है, तो बेसिकली पेरेंट्स से जो डीएनए ट्रांसफ़र होता है, पहली कोशिका जो युग्मनज होती है, इंडिविजुअल जो नया बन रहा होता है उसमें, ठीक है, तो उसी में ही सारी इन्फॉर्मेशन सेव रहती है। डीएनए में जो जीन्स होते हैं और अलग अलग जीन में अलग अलग सूचना सेव होगी, किसी में कलर ऑफ द स्किन के बारे में, किसी में हाइट ऑफ द बॉडी के बारे में। ठीक है, यानी कि त्वचा का रंग कैसा होगा, लंबाई कैसी होगी, आँखें कैसी होंगी, तो वो सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स नए जो इंडिविजुअल जो जन्म लेगा उसमें जो भी लक्षण होंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स लक्षण, वो सब डिसाइड होते हैं उसके पेरेंट्स से, पेरेंट्स के डीएनए से। ओके, तो यही कहा गया है कोशिका के भीतर केंद्रक में जो डीएनए होता है उस डीएनए में जीन होते हैं और जीन में ही सूचना सेव होती है। और जो नया इंडिविजुअल जन्म लेता है, ठीक है, उसकी जो बॉडी डिज़ाइन है, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो लक्षण हैं, ठीक है, वो सब इन्हीं जीन की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसी के आधार पर उनकी प्रोटीन सिंथेसिस होती है, उसी के आधार पर उनकी डिज़ाइन और उसके जो लक्षण हैं वो उसमें आते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्लाइड थी जो कि आप ध्यान रखेंगे इसको। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि मेंडल ने क्या क्या बताया। मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, यानी कि आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे, कुछ एक्सपेरिमेंट अभी हम पढ़ेंगे भी और देखेंगे कैसे इन्होंने समझाया कि कैरेक्टर्स जो लक्षण हैं एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में कैसे जाते हैं, कैसे व्यक्त होते हैं। मेंडल ने इन चीज़ों को समझाने के लिए
अपने गार्डन में पी प्लांट्स, मटर के पौधे उगाए और मटर के पौधों से नए पौधे बनाना, उनसे नए पौधे बनाना, इस तरह के एक्सपेरिमेंट करके बताया कि देखो इस तरीके से इसके फूल का रंग ये था, अब ये हो गया, या इसकी लंबाई पहले पौधे में इतनी थी, अब नया पौधा बना तो इतनी रह गई, या इसके बीज ऐसे थे अब ऐसे हो गए, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ये बदलाव हो गया। तो इन्होंने मटर के पौधों पर जो है ज़्यादा रिसर्च करी। तो मेंडल ने आनुवंशिकता को समझाने के लिए मटर के पौधों पर प्रयोग किए और अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए, जिनको कि हम लोग आगे देखने वाले हैं। मटर के पौधों में खास बात क्या थी कि इनमें काफ़ी सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी कि ऐसे गुण होते हैं जो कि एक दूसरे से कंपेयर किए जा सकें। मेंडल द्वारा मटर के पौधे का चयन क्यों किया गया? क्योंकि मटर के पौधों में विपर्यासी विकल्पी लक्षण स्थूल रूप से दिखाई देते हैं, यानी कि बिल्कुल क्लियरली अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देते हैं, जैसे कि गोल बीज हो सकते हैं या झुर्रीदार बीज हो सकते हैं, पीले बीज हो सकते हैं या हरे बीज हो सकते हैं। इसी प्रकार फूलों का रंग बैंगनी हो सकता है या सफ़ेद हो सकता है, और अगर लंबाई देखें पौधे की तो लंबा पौधा हो सकता है या छोटा पौधा बौना पौधा हो सकता है। तो इस तरह के अंतर उन्हें मटर के पौधों को जब वो उगाए तो उन्होंने ऑब्जर्व किया। ओके, इनका जीवन काल छोटा होता है, यानी कि इनको कम समय में वो उगा सकते थे, मटर के पौधों को कम समय में उगा सकते थे, और अगर उनको अपना मनवांछित रिजल्ट नहीं मिला तो दोबारा से फिर उगा सकते थे। अगर कोई ऐसा पौधा या ऐसा जीव चुनते जिसका जीवन काल ज़्यादा होता है तो फिर एक के बाद अगली पीढ़ी, उससे अगली पीढ़ी तक जाने में उन्हें बहुत समय लगता, और फिर तो मतलब वो शायद अपनी रिसर्च पूरी ना कर पाते। तो इसीलिए ये कम समय में ग्रो हो जाते हैं, कम जगह में ग्रो हो जाते हैं, गमले में भी ग्रो हो जाते हैं, तो ये काफ़ी सही विकल्प रहा उनके लिए। सामान्यतः स्वपरागण होता है, परंतु कृत्रिम तरीके से परपरागण भी किया जा सकता है इनमें, मटर के पौधों में, और एक ही पीढ़ी में अनेक बीज बनते हैं और अनेक प्रकार के जो है गुण आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये फेवरेबल फैक्टर्स थे मटर के पौधे को चुनने के लिए। आगे कहा गया है कि मेंडल ने वंशागति के कुछ मुख्य नियम प्रस्तुत किए। ठीक है, कैसे उन्होंने क्या प्रयोग किए थे, उनमें से कुछ प्रयोग को हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ देखिए लिखा गया है, मेंडल को आनुवंशिकी के जनक के नाम से जाना जाता है। मेंडल ने मटर के पौधे के विपर्यासी विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया जो स्थूल रूप से दिखाई देते हैं, यानी कि मेंडल ने फिर से एक बार बता रहे हैं कि मटर के पौधों को ऑब्जर्व किया, उनकी लंबाई, उनके फूलों के रंग देखे, उनके जो बीज हो रहे हैं उनका शेप देखा कि राउंड है या झुर्रीदार है, फूलों का रंग कैसा है, पौधे की लंबाई क्या है, इन सब चीज़ों को देखते हुए फिर उन्होंने बताया कि इस पीढ़ी के पौधे ऐसे हैं तो अगली पीढ़ी के ऐसे होंगे, उससे अगली पीढ़ी के ऐसे होंगे। तो हम लोग जो है इनके दो फेमस और इम्पॉर्टेंट जो प्रयोग हैं उनको देखने जा रहे हैं। सबसे पहले है एकल संकरण यानी कि मोनो हाइब्रिड। तो मेंडल ने जो पहला प्रयोग यहाँ पर जो प्रस्तुत किया गया है हम लोगों के लिए, इसमें यहाँ पर जो है एक कैरेक्टर को देखेंगे कि किस प्रकार से एक लक्षण एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में व्यक्त होता है, और हम देखेंगे कि किस प्रकार पौधे की जो लंबाई है, एक बड़ा पौधा लेंगे और एक छोटा पौधा लेंगे और उन दोनों से मिला के हम एक नया पौधा बनाएंगे और देखेंगे वो नया पौधा जो है बड़ा बनता है, लंबा बनता है या फिर छोटा बनता है। ठीक है, या कहीं उनके बीच की ऊंचाई का तो नहीं बनता है, ये देखते हैं। ओके, तो इन्होंने क्या किया, एक लंबा पौधा लिया और एक बौना पौधा लिया, छोटा पौधा जिसकी ऊंचाई कम है। ठीक है, अब लंबाई या कम है या ज़्यादा है, इसको जीन के रूप में जब हम दिखेंगे तो ये जो प्योर लंबा पौधा है इसकी जो जीन्स हैं वो कैपिटल टी हो गए। ठीक है, इसके जीन के दोनों जो विकल्प हैं, दोनों फैक्टर्स हैं वो एक जैसे हैं, तो ये होमोजाइगस जीन हो गया, इसको हम कहेंगे समयुग्मजीन। ठीक है, और यहाँ पर जो छोटा पौधा है उसके जो दोनों जीन हैं वो भी एक जैसे हैं, पर ये स्मॉल टी टाइप इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, विकल्प है। तो ये प्योर टॉल है, ये प्योर शॉर्ट है। ठीक है, लंबा पौधा है और ये बौना पौधा है। अब इससे जब गैमीट बनेंगे, युग्मक बनेंगे, ठीक है, तो इन फैक्टर्स में से एक ही जाएगा गैमीट में, तो इसके गैमीट में कैपिटल टी जा सकता है या फिर ये कैपिटल टी जा सकता है। और इधर अगर हम देखें तो इस पौधे के जो गैमीट बनेंगे उसमें ये वाला स्मॉल टी जा सकता है या ये स्मॉल टी जा सकता है। तो जो गैमीट बनेंगे, जो युग्मक बनेंगे, वो या तो इस टाइप के होंगे और इसके इस टाइप के होंगे। अब जब इनसे अगली पीढ़ी का कोई भी जीव बनेगा तो वहाँ पर क्या कॉम्बिनेशन होगा, तो इधर का युग्मक और इधर के युग्मक से मिलेगा, तभी तो नया जो जीव है उसके बनने की पहली कोशिका बन पाई, इसको हम युग्मनज कहते हैं, और वहाँ से फिर आगे जो है ग्रोथ होगी। तो अगर हम देखें जब निषेचन होगा तो इसका कैपिटल टी इसके स्मॉल टी से मिल सकता है, या इसका कैपिटल टी ये वाले स्मॉल टी से मिल सकता है, या ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी से मिल सकता है, या ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी से मिल सकता है। और तब हम देखेंगे कि जो पहली जनरेशन आएगी
ये पेरेंट्स थे और ये पहली जनरेशन है। तो पहली जनरेशन के जो जीव आए हैं उनके जीन्स किस प्रकार है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, चारों एक जैसे ही हैं। तो चारों में जो कैरेक्टर होगा वो एक जैसा ही होगा। और मेंडल ने देखा कि जो नई पीढ़ी के जो पौधे बने हैं उनकी सबकी लंबाई ज़्यादा है, यानी वो लंबे पौधे हैं। इसका मतलब प्योर लंबा और प्योर छोटे पौधे से जब हम नया पीढ़ी बना रहे हैं, नए पीढ़ी के पौधे ग्रो करा रहे हैं, तो वो सारे लंबे बन रहे हैं। इसका मतलब जो लंबाई है वो ज़्यादा एक्सप्रेस हो रही है और जो बौनापन है वो ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। तो इन्होंने बताया कि एक पीढ़ी से हम अगली पीढ़ी में गए, पेरेंट्स से जब हम अगली पीढ़ी में गए तो हमने देखा कि सारे पौधे लंबे थे। लेकिन अब अंतर समझिए, यहाँ जो लंबा पौधा था वो प्योर टॉल था, कैपिटल टी, ठीक है। यहाँ जो लंबे पौधे हैं वो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि जो उनका जो टॉलनेस है, जो लंबापन है, वो जरूर वो लंबे हैं, लेकिन उनके जो जीन हैं उनमें एक फैक्टर लंबाई वाला है और एक बौनेपन वाला है। लेकिन लंबाई वाला फैक्टर एक्सप्रेस हुआ, बौनेपन वाला फैक्टर एक्सप्रेस नहीं हुआ। तो ऐसे कैरेक्टर जो ज़्यादा व्यक्त होते हैं उन्हें हम प्रभावी लक्षण कहते हैं, प्रभावी कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। और जैसे यहाँ पर लंबाई है ज़्यादा एक्सप्रेस हुई और बौनापन एक्सप्रेस नहीं हुआ, तो वे लक्षण जो कम व्यक्त होते हैं, कम एक्सप्रेस होते हैं, उन्हें हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं, ठीक है। तो जो ज़्यादा एक्सप्रेस हो वो डोमिनेंट कैरेक्टर और जो कम एक्सप्रेस हो वो रिसेसिव कैरेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे ये सोच सकते हैं कि लंबा पौधा और छोटा पौधा से हम जब नए पौधे बनाए तो वो सारे लंबे हुए, इसका मतलब बौनापन ट्रांसफर ही नहीं हुआ अगली पीढ़ी में। पर ऐसा नहीं है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ लंबा पौधा कैपिटल टी था और यहाँ स्मॉल पौधे के जो जीन थे वो स्मॉल टी थे। लेकिन जो नई पीढ़ी के पौधे आए उनमें कैपिटल टी भी है, स्मॉल टी भी है, पर क्योंकि कैपिटल टी ज़्यादा प्रभावी लक्षण है इसलिए वो एक्सप्रेस हुआ और पौधा लंबा है, बावजूद इसके कि वहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों फैक्टर थे, पर कैपिटल टी एक्सप्रेस हुआ। अब मेंडल ने क्या किया कि पेरेंट्स से ये अगली पीढ़ी आ गई। अब इस अगली पीढ़ी से उन्होंने एक और अगली पीढ़ी बनाने का सोचा। तो इन्होंने इस पीढ़ी के F1 जो जनरेशन है इसके दो पौधों को लिया जो कि टॉल थे। और कैसे टॉल थे? हाइब्रिड टॉल थे, यानी कि विषम युग्मजी थे। तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी टाइप यहाँ पर जीन्स हैं। अब यहाँ पर जब गैमीट बनेंगे यानी युग्मक बनेंगे, इस पीढ़ी के युग्मक जो बनेंगे, तो उसमें या तो कैपिटल टी होगा या स्मॉल टी, और इधर या तो कैपिटल टी या स्मॉल टी। अब जब निषेचन होगा तो इधर का गैमीट इधर के गैमीट से मिलेगा, मतलब इधर का युग्मक इधर के युग्मक से मिलेगा। तो कैपिटल टी इस कैपिटल टी से मिल सकता है, या कैपिटल टी इस स्मॉल टी से मिल सकता है, या ये स्मॉल टी इस कैपिटल टी से मिल सकता है, या ये स्मॉल टी इस स्मॉल टी से मिल सकता है। तो क्या रेशियो बन जाएगा? यहाँ कैपिटल टी हो जाएगा इन दोनों के मिलने से, और कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ बन जाएगा, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी और यहाँ स्मॉल टी। तो अब ये क्या होगा सभी बच्चे बता पाएंगे आराम से, क्योंकि दोनों कैपिटल टी हैं तो लंबा पौधा होगा। ऊपर आप देख रहे थे जब एक भी कैपिटल टी हो जा रहा था तो ही लंबापन आ जा रहा था, या तो दोनों कैपिटल टी हैं तो लंबा पौधा, और कैसा? प्योर टॉल। यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी तो यहाँ पर भी लंबा पौधा है, लेकिन कैसा? हाइब्रिड टॉल। यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी तो यहाँ भी लंबा पौधा, हाइब्रिड टॉल। और यहाँ स्मॉल टी तो ये कैसा पौधा? बौना पौधा, यानी कि शॉर्ट प्लांट। तो यहाँ पर जो अगली पीढ़ी आई, यानी कि पेरेंट्स से ये एक पीढ़ी और उससे एक और अगली पीढ़ी, तो यहाँ देखिए लंबा जो पौधा है वो भी दिखाई दिया और छोटे पौधे भी दिखाई दिए। इसका मतलब आप ये नहीं कह सकते कि इस बीच की पीढ़ी में बौनापन दिखा नहीं था, छोटी हाइट के प्लांट दिखे नहीं थे। इसका मतलब अब आगे कभी भी छोटी हाइट के प्लांट नहीं होंगे। देखिए इस पीढ़ी में एक छोटी हाइट का प्लांट भी है, लेकिन लंबाई वाले जो प्लांट हैं वो ज़्यादा है। इसका मतलब जो लंबाई है, जो लंबा पौधा है उसका गुण ज़्यादा एक्सप्रेस हो रहा है, और जो छोटा पौधा है, बौना पौधा है, उसका गुण कम एक्सप्रेस हो रहा है। ठीक है। अब इन्होंने क्या रिजल्ट बताया कि प्रथम संतति यानी कि प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे लंबे थे। ठीक है। पेरेंट्स से जो प्रथम पीढ़ी बनी इसमें सब लंबे थे। F2 पीढ़ी, ये F1 पीढ़ी है, ये F2 पीढ़ी है। ठीक है। F2 पीढ़ी में 3/4 यानी 4 में से 3 पौधे लंबे और 4 में से 1 पौधा बौना था। ठीक है। अगर हम इसको भौतिक इसके गुण देखें तो 3 लंबे 1 छोटा, तो अनुपात हो गया 3:1। इसको कहते हैं फिनोटाइप रेशियो, जो आप फिनोटाइप अनुपात, जो आप सिर्फ भौतिक गुण देख के बताते हैं। और अगर जीन के अनुसार देखें तो ये जीन अलग हैं और ये दोनों एक जैसे हैं और ये अलग हैं। तो यहाँ पर एक पौधे एक कॉम्बिनेशन अलग है, 2 एक जैसे और 1 अलग, तो 1:2:1। तो जीनोटाइप अनुपात क्या हो गया? 1:2:1। ओके। तो ये यहाँ पर इन्होंने पाया। निष्कर्ष क्या निकला? यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अगर कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी है तो इससे लंबे पौधे मिलेंगे, और स्मॉल टी स्मॉल टाइप जीन का कॉम्बिनेशन है तो बौना पौधा होगा। कैपिटल टी की एक प्रति यानी एक फैक्टर भी काफ़ी है लंबा बनाने के लिए, जबकि बौनेपन के लिए स्मॉल टी
कि दोनों जब प्रतियां मिलेंगी तभी हो पाएगा, क्योंकि स्मॉल टी अकेला बौनापन व्यक्त नहीं कर पा रहा है, वो अप्रभावी लक्षण है, कम एक्सप्रेस हो रहा है। कैपिटल टी जैसे लक्षण प्रभावी लक्षण कहलाते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, और स्मॉल टी जैसे लक्षण अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं, रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स। इस प्रयोग में मेंडल ने पौधे की लंबाई को लेकर समझाया। यहाँ पौधे की लंबाई ली है, कल को ये फूल का रंग भी ले सकते हैं कि बैंगनी फूल है, सफ़ेद फूल है, या कोई और कैरेक्टर को भी ले सकते हैं। अब इस प्रयोग के बाद मेंडल ने एक लॉ भी दिया था जिसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं, वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। पहले मेंडल का दूसरा प्रयोग भी देख लेते हैं। अगला प्रयोग है द्विसंकरण यानी कि डाइहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने इस प्रयोग में एक साथ दो लक्षणों को ट्रांसफ़र करते हुए समझाया। उन्होंने कहा कि अगर हम मान लीजिए 2 मटर के पौधे ले लें, ठीक है, एक में जो बीज है वो पीले रंग का हो और एक में हरे रंग का हो, तो हम बताएंगे कि अगली पीढ़ी में कैसे रंग का होगा। ठीक है, ये बिल्कुल जैसे पीछे प्रयोग था, पर इन्होंने इस बार सिर्फ सीड का कलर नहीं लिया। फिर इन्होंने कहा एक का जो बीज है वो राउंड है बिल्कुल, और एक का झुर्रीदार है, थोड़ा सिकुड़ा सिकुड़ा है, तो हम बताएंगे कि अगली पीढ़ी में सीड का शेप कैसा होगा। यानी एक साथ उन्होंने सीड का कलर यानी बीज का रंग और बीज की शेप कैसी है, वो दोनों चीज़ों को दिखाया कि ये कैसे अगली पीढ़ी में कौन सा कैरेक्टर व्यक्त होता है, और फिर उससे अगली पीढ़ी के जो है उसके बारे में भी बताया। ठीक है, सीड से पहले अगली पीढ़ी के जो है पौधे उगाए, और फिर उनके सीड से उससे अगली पीढ़ी के पौधे उगाए, और फिर बताया कि देखो इस तरीके से कौन सा कैरेक्टर ज़्यादा एक्सप्रेस हो रहा है और कौन सा कम एक्सप्रेस हो रहा है। तो इन्होंने कहा कि यह है जनक पीढ़ी यानी पेरेंट जनरेशन। पेरेंट जनरेशन में देखिए ये येलो सीड वाले मटर के पौधे हैं और ये ग्रीन सीड वाले मटर के पौधे हैं, पीले और हरे। ये राउंड है, ये झुर्रीदार है, थोड़ा सिकुड़ा सिकुड़ा सा है। ठीक है, अब राउंड को उन्होंने कैपिटल आर से दिखाया। किसी भी कैरेक्टर को दिखाने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए जीन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जीन्स उत्तरदायी होते हैं, और जीन में जो फैक्टर होते हैं वो जोड़ी में होते हैं। तो राउंड को वो कैपिटल आर भी लिख सकते थे, लेकिन कैपिटल आर, ठीक है। और येलो कैपिटल वाई, यहाँ राउंड नहीं है तो स्मॉल आर, और यहाँ येलो नहीं है तो स्मॉल वाई, येलो तो कैपिटल वाई, येलो नहीं है तो स्मॉल वाई, राउंड है तो कैपिटल आर, और राउंड नहीं है तो स्मॉल आर। ये जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन है, जीन्स का कॉम्बिनेशन इस तरह से है। अब इससे जब युग्मक बनेगा, गैमीट बनेगा, तो इस कैपिटल आर में से एक कैपिटल आर और इस कैपिटल वाई में से एक कैपिटल वाई एक गैमीट में जाएगा। तो ये कैपिटल आर इस कैपिटल वाई के साथ जा सकता है, या ये कैपिटल आर इस कैपिटल वाई के साथ जा सकता है, या फिर ये कैपिटल आर इस कैपिटल वाई के साथ जा सकता है, या फिर ये कैपिटल आर इस कैपिटल वाई के साथ जा सकता है। हर स्थिति में बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई ही। ठीक है, तो ये कैपिटल आर कैपिटल वाई टाइप कॉम्बिनेशन होगा इसके गैमीट में, युग्मक में। ऐसे हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ जो गैमीट बनेगा उसमें इसका स्मॉल आर और ये स्मॉल वाई जाएगा। ठीक है, पहले वाला स्मॉल आर पहले वाले स्मॉल वाई के साथ जा सकता है, या पहले वाला स्मॉल आर दूसरे वाले स्मॉल वाई के साथ जा सकता है, बात एक ही है। या दूसरा वाला स्मॉल आर पहले वाले स्मॉल वाई के साथ जा सकता है, या दूसरा वाला स्मॉल आर दूसरे वाले स्मॉल वाई के साथ जा सकता है। तो आपका जो गमीट बनेगा, जो युग्मक बनेगा, उसमें स्मॉल आर स्मॉल वाई टाइप कॉम्बिनेशन होगा। तो अब यहाँ पर दोनों युग्मक जब मिलेंगे, निषेचन होगा, तो ये दोनों गैमीट मिल जाएंगे और कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई टाइप कॉम्बिनेशन बन जाएगा। और ये हमारी पहली पीढ़ी के जो पौधे होंगे उनमें जो बीज होंगे उनका जीनोटाइप कॉन्फ़िगरेशन है, जीन्स हैं इस तरह के। अब मेंडल ने देखा कि जो पेरेंट से पहली पीढ़ी बनी, उस पहली पीढ़ी में जो बीज हुए वो राउंड और येलो है। इसका मतलब जो राउंडनेस है वो ज़्यादा एक्सप्रेस हुई। भाई पौधे तो दोनों तरह के थे, राउंड भी सीड वाले थे और रिंकल्ड झुर्रीदार सीड वाले भी थे, लेकिन यहाँ राउंड ही दिखा। इसका मतलब राउंडनेस ज़्यादा डोमिनेंट है, ज़्यादा प्रभावी लक्षण है। और पीला था इसका, हरा था इसका बीज, पर ये पीले रंग के ही बीज यहाँ मिले। इसका मतलब पीला रंग ज़्यादा प्रभावी है, ज़्यादा एक्सप्रेस हो रहा है। तो पहली पीढ़ी में उन्हें सारे जो बीज थे वो गोल और पीले मिले। अब यहाँ पर समझिएगा, यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है स्थिति, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर पहली पीढ़ी के जो बीज हैं वो सभी पौधों में जो पीले और राउंड हैं, यानी कि राउंड येलो है। ठीक है, अब यहाँ से जब अगली पीढ़ी हम बनाएंगे तो उसके सीड्स कैसे होंगे वो देखना होगा। ठीक है, तो पेरेंट्स में जो थी स्थिति वो आपने देखी। पहली पीढ़ी में F1 जनरेशन में सारे के सारे गोल और पीले हुए। अब यहाँ से जो गैमीट बनेंगे वो कैसे बन सकते हैं, ध्यान से देखें सब बच्चे। यहाँ लिखा हुआ है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब यहाँ से जब युग्मक बनेगा, गैमीट बनेगा, तो क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ जा सकता है और इस तरह का गैमीट बन सकता है। कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ जाएगा, ठीक है, तो इस तरह का गैमीट बन सकता है। और स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ जाएगा तो इस तरह का गैमीट बन सकता है। और स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ जाता है तो फिर इस तरह का गैमीट बन सकता है। ठीक है, जो गैमीट बनेगा उसमें कलर का एक फैक्टर जाएगा और
शेप का एक फैक्टर जाएगा, तो राउंड वाला कैपिटल आर चला जाएगा कैपिटल वाई के साथ, तो ये बन जाएगा, और कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ जाएगा तो ये वाला जीन जो है गैमीट बन जाएगा इस तरह का। स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ जाएगा तो ये गैमीट बन जाएगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ जाएगा तो ये गैमीट बन जाएगा। ठीक है, ये एक प्लांट में बात हो रही है, और ऐसे दूसरे प्लांट में गैमीट बनेंगे, जो यहाँ पर लिखे वही यहाँ पर लिखे हुए। ठीक है, अब जब एक प्लांट के गैमीट इनमें से कुछ होंगे और दूसरे प्लांट के गैमीट इनमें से कुछ होंगे, अब जब वो मिलेंगे, फ्यूजन होगा, निषेचन होगा, तो ये जब इससे मिलता है तो ये कॉम्बिनेशन बनता है कैपिटल आर कैपिटल वाई, और ये जब इससे मिलेगा तो इधर आके यहाँ लिखा हुआ है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, और ये वाला जब इससे मिलेगा, अगर ये गैमीट इससे मिल जाता है तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, और ये अगर इससे मिल जाता है तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये इससे मिल जाता है तो ये इससे मिल जाता है तो ये वाला गैमीट इससे मिल जाता है तो ये बनेगा कॉम्बिनेशन, ये गैमीट इससे मिल जाएगा तो ये कॉम्बिनेशन, ये गैमीट इससे मिल जाएगा तो ये कॉम्बिनेशन, ये गैमीट इससे मिल जाएगा तो ये कॉम्बिनेशन। इस तरीके से ये जो गैमीट इससे मिल जाएगा वही कॉम्बिनेशन सामने लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पहली लाइन में सारे राउंड हैं, फिर सारे राउंड हैं, यहाँ पर यहाँ तक राउंड है, यहाँ पर यहाँ तक राउंड है, और ये चार जो है ये रिंकल्ड हैं, सिकुड़े सिकुड़े से बने हुए हैं, आप फोटो में देख पा रहे होंगे। ठीक है, कुछ येलो है कुछ ग्रीन है। अब कौन से येलो होंगे कौन से ग्रीन होंगे ध्यान से समझ लीजिए। जो आपने देखा कि पहली पीढ़ी में कैपिटल वाई स्मॉल वाई टाइप कलर का जेनेटिक कॉम्बिनेशन था, जीन थे, लेकिन फिर भी कैपिटल वाई की चली, यानी कैपिटल वाई प्रभावी है, तो अगर एक भी कैपिटल वाई आ गया तो येलो सीड होगा। दोनों कैपिटल वाई आ गए तो फिर येलो होना ही होना है, यानी पीला होने के लिए एक कैपिटल वाई काफ़ी है। अगर दोनों कैपिटल वाई हो गए तो भी पीला ही सीड होगा, और अगर दोनों स्मॉल वाई हुए तब जाके हरा सीड होगा। ठीक है, अगर राउंड की बात करें और रिंकल्ड की बात करें, यानी कि गोल और झुर्रीदार की बात करें, तो आपने देखा था पहली पीढ़ी में जो शेप के लिए कैपिटल आर और स्मॉल आर जीन थे, लेकिन फिर भी कैपिटल आर का प्रभाव पड़ा और राउंड सीड था। तो अगर एक भी कैपिटल आर आ जाता है तो फिर राउंड सीड होगा। दोनों कैपिटल आर आ गए तब तो राउंड होना ही होना है, और अगर दोनों छोटे आर आए, दोनों स्मॉल आर आए, तब रिंकल्ड यानी झुर्रीदार सीड होगा। तो यहाँ पर जो शेप है यानी कि राउंड होगा या झुर्रीदार होगा, और जो कलर है यानी कि येलो होगा और ग्रीन होगा, क्या होगा, तो वो डिसाइड होगा जीन्स के कॉम्बिनेशन से। तो अगर एक भी कैपिटल आर आ गया तो फिर राउंड होगा, और एक भी कैपिटल वाई आ गया तो फिर वो येलो होगा। तो ये कैसा होगा, राउंड येलो, और ये कैसा होगा, राउंड येलो, ये कैसा होगा, राउंड येलो, और ये कैसा होगा, राउंड येलो। क्योंकि अगर एक भी बड़ा आर आ गया तो राउंड, दोनों बड़े आर आ गए तो भी राउंड। ठीक है, येलो की बात करें तो एक भी बड़ा बाई आ गया तो येलो, दोनों बड़े बाई आ गए तो भी येलो। ये कैसा होगा, राउंड येलो। ये कैसा होगा, राउंड लेकिन दोनों छोटे बाई हैं, इसका मतलब येलो नहीं है तो ग्रीन। और ये कैसा होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर तो राउंड, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई तो येलो। ये राउंड लेकिन ग्रीन, क्यों, क्योंकि दोनों छोटे बाई हैं। ठीक है, अगर बड़ा बाई एक भी होता तो येलो, दोनों बड़े बाई होते तो भी येलो, लेकिन दोनों छोटे बाई हैं तो ग्रीन। यहाँ पर राउंड येलो, राउंड येलो। अब ये इसको ध्यान से देखिए, दोनों स्मॉल आर आ गए। ठीक है, कैसे आए होंगे, ये जब इसके साथ मिला होगा तो कैपिटल वाई स्मॉल आर। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, येलो तो होगा लेकिन रिंकल्ड होगा। ये भी कैसा, येलो लेकिन रिंकल्ड। ये राउंड येलो, ये राउंड ग्रीन, क्यों, क्योंकि जब ये इससे मिलेगा तो स्मॉल आर कैपिटल आर, स्मॉल वाई, तो स्मॉल वाई दोनों हो गए, दोनों छोटे वाई हो गए तो फिर ग्रीन, और राउंड का बड़ा एक भी आर आ गया तो फिर तो राउंड। ठीक है, ये दोनों छोटे आर हैं, इसका मतलब राउंड नहीं होगा, रिंकल्ड होगा, और एक बड़ा बाई है तो येलो होगा, और दोनों छोटे आर दोनों छोटे बाई तो यानी कि राउंड भी नहीं होगा और येलो भी नहीं होगा, यानी कि रिंकल्ड और ग्रीन होगा। ठीक है, अब इनको अगर हम देख लें तो यहाँ पर राउंड येलो यानी कि गोल और पीले सीड्स हैं 9। ठीक है, राउंड ग्रीन है 3, झुर्रीदार येलो है 3। ठीक है, और एक है जो झुर्रीदार हरा है। ठीक है, तो 9:3:3:1 ये अनुपात है। ठीक है, जो कि नीचे लिखा हुआ है। ठीक, अब मेंडल ने इसको एक्सपेरिमेंट को करने के बाद क्या समझाया, उन्होंने कहा कि देखो, हमने जो पेरेंट्स प्लांट लिए थे शुरुआत में बिल्कुल, और उनसे पहली पीढ़ी का पौधा उगाकर उसके सीड्स देखे, फिर उन पौधों से, उनसे जो पौधे उगे उनसे फिर हमने अगली पीढ़ी के पौधे बनाए और उनके सीड्स देखे। तो हमने देखा कि जो राउंड येलो था और रिंकल्ड ग्रीन था, तो पहली पीढ़ी में तो सारे राउंड येलो ही मिले, इसका मतलब राउंडनेस प्रभावी लक्षण है और येलोनेस भी प्रभावी लक्षण है। ठीक है, और फिर जब हमने अगली पीढ़ी को देखा तो फिर यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो राउंड के साथ येलो है और राउंड के साथ ग्रीन भी हो सकता है, रिंकल्ड के साथ ग्रीन है तो रिंकल्ड के साथ येलो भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि रिंकल्ड है, झुर्रीदार है, हरा, तो झुर्रीदार सीड है तो हरा ही होगा।
और राउंड है येलो, तो राउंड के साथ येलो ही होगा, देखो राउंड के साथ ग्रीन भी है। इसी प्रकार झुर्रीदार हरा है तो झुर्रीदार पीला भी है। तब इन्होंने कहा कि जब कैरेक्टर एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाते हैं और एक साथ हम जब एक से अधिक कैरेक्टर को देखते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि एक पौधे में जो दो लक्षण एक साथ हैं तो उनसे जब अगला पौधा बने तो एक लक्षण अगर हो गया तो दूसरा लक्षण भी उसके साथ वाला ही होगा, दूसरा लक्षण भी हो सकता है। जैसे राउंड के साथ येलो है तो जरूरी नहीं है राउंड होगा तो येलो ही रहेगा, राउंड के साथ जो है ग्रीन भी हो सकता है। इसी प्रकार राउंड के साथ येलो तो हो ही सकता है। रिंकल्ड झुर्रीदार है हरा तो झुर्रीदार हरा ही होगा, जरूरी नहीं, झुर्रीदार सीड येलो भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे जो रिजल्ट हैं इन्होंने यहाँ से समझाए। अब दोनों प्रयोगों को करने के बाद इन्होंने कुछ लॉ दिए, कुछ नियम दिए। वो नियम क्या है? मेंडल के आनुवंशिकी के नियम है। तो मेंडल के हेरिडिटी के लॉज क्या है? मेंडल ने मटर पर किए संकरण प्रयोगों के निष्कर्षों के आधार पर कुछ सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जिन्हें मेंडल के आनुवंशिकता के नियम कहा जाता है। ये नियम निम्न प्रकार से है। पहला है प्रभाविकता का नियम यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा है पृथक्करण का नियम यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम यानी कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ ट्रेड्स। ठीक है, अब एक एक करके इनको समझ लेते हैं। पहला लॉ देखिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है? जब पहला प्रयोग इन्होंने किया था तो इन्होंने कहा था कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा व्यक्त होंगे, कुछ लक्षण ज़्यादा व्यक्त होंगे, कुछ लक्षण कम व्यक्त होंगे। तो जो लक्षण ज़्यादा एक्सप्रेस होंगे उनको हम डोमिनेंट ट्रेट्स कहेंगे यानी प्रभावी लक्षण कहेंगे, और जो लक्षण कम व्यक्त होंगे उनको हम अप्रभावी लक्षण कहेंगे। जब मेंडल ने भिन्न भिन्न लक्षणों वाले समयुग्मजी पादपों में जब संकरण करवाया तो इस क्रॉस में मेंडल ने एक ही लक्षण प्रदर्शित करने वाले पादपों का ही अध्ययन किया। तो उसने पाया कि एक प्रभावी लक्षण अपने आप को अभिव्यक्त करता है और एक अप्रभावी लक्षण अपने आप को छिपा लेता है। जैसा कि आपने मटर के पौधे में आपने लंबा पौधा और बौने पौधे वाले प्रयोग में देखा था कि पहली पीढ़ी जब बनी थी तो उसमें सारे लंबे पौधे थे, इसका मतलब बौनापन दिखा ही नहीं, बौनापन ट्रांसफर हुआ पर वो छिपा रहा। अगली पीढ़ी के जब पौधे आगे बने, ठीक है, तो उनमें हमने देखा कि लंबे पौधे भी थे और बौने पौधे भी थे। ठीक है, तो कुछ कैरेक्टर ज़्यादा व्यक्त होते हैं, कुछ कम व्यक्त होते हैं। ठीक है, इसी को लेकर उन्होंने प्रभाविकता का नियम दिया यानी कि कुछ ज़्यादा प्रभावशाली लक्षण होते हैं, कुछ कम प्रभावशाली लक्षण होते हैं। जो ज़्यादा प्रभावशाली लक्षण होते हैं वो ज़्यादा व्यक्त होते हैं, कम प्रभावशाली लक्षण कम व्यक्त होते हैं। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो हम लोगों ने देखा था कि दोनों ही प्रयोगों में हमने देखा कि किसी भी लक्षण को एक्सप्रेस करने के लिए जो जीन होते हैं वो उसके फैक्टर्स पेयर में होते हैं, जोड़ी में होते हैं। जैसे राउंड था तो कैपिटल आर था, ठीक है, ऐसी राउंड कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ भी हो सकता था, ठीक है, तभी भी वो राउंड रहेगा। ठीक है, ऐसे रिंकल्ड था तो स्मॉल आर था, ठीक है, टॉल था तो कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी था। तो ये जो जीन में जो विकल्प होते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं वो पेयर में रहते हैं। गैमीट फॉर्मेशन के दौरान यानी युग्मक निर्माण के दौरान ये जो विकल्प होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं और इसी को हम कहते हैं कि सेग्रीगेट हो गए हैं, अलग अलग हो गए। यही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम। युग्मक निर्माण के समय दोनों युग्म विकल्पी अलग अलग हो जाते हैं, अर्थात एक युग्मक में सिर्फ एक विकल्पी हो सकता है। ठीक है, तीसरा लॉ इन्होंने दिया स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ ट्रेड्स। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेलिंग में ठीक कर देता हूँ, यहाँ पर इंडिपेंडेंट, यहाँ पर एन और बनेगा, ठीक है, तो ठीक कर लेना आप लोग अपने नोट्स में। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ ट्रेड्स यानी कि जब हमने दूसरा वाला प्रयोग किया था तो हमने देखा था कि जो राउंड सीड थे, गोल वाले सीड थे, पीले थे शुरू में, और झुर्रीदार थे वो हरे थे। पर अगली पीढ़ी में हमने देखा था कि राउंड येलो ही दिखा, और उससे अगली पीढ़ी के जो पौधे थे उनमें जो सीड्स थे वो राउंड के साथ येलो भी हो सकते थे, हरे भी थे, और रिंकल्ड के साथ हरे भी थे, येलो भी थे। तो इन्होंने फिर लॉ दिया और ये बोला कि जब हम एक साथ दो कैरेक्टर्स को देख रहे होते हैं ट्रांसफर होते तो बहुत सारे कैरेक्टर्स एक साथ ट्रांसफर हैं, तो लॉ इन्होंने ये दिया कि भाई जो राउंड सीड है यानी कि और रिंकल्ड सीड है यानी कि जो शेप है वो कलर को प्रभावित नहीं करेगी। राउंड के साथ ग्रीन भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, और रिंकल्ड जो झुर्रीदार सीड है वो हरा भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है। यानी ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि शुरू में राउंड येलो था तो राउंड येलो ही रहेगा हमेशा, और रिंकल्ड ग्रीन था तो रिंकल्ड है तो ग्रीन ही रहेगा, ऐसा नहीं है। शेप और कलर दोनों अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, अलग अलग लक्षण हैं। शेप कोई भी हो सकती है और उसके साथ किसी भी कलर का कॉम्बिनेशन आ सकता है। यानी कि जब एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में लक्षण कैरेक्टरिस्टिक्स स्थानांतरित होते हैं तो वे एक दूसरे को प्रभावित किए बिना ट्रांसफर होते हैं। ओके,
इसी को बोलते हैं कि इंडिपेंडेंटली कैरेक्टर्स ट्रांसफर होंगे। यह नियम द्विसंकर संकरण के परिणामों पर आधारित है। इस नियम के अनुसार किसी द्विसंकर संकरण में एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति से पूर्णतया स्वतंत्र होती है, अर्थात एक लक्षण के युग्म विकल्पी दूसरे लक्षण के युग्म विकल्पी से युग्मक निर्माण के समय स्वतंत्र रूप से पुनर्व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, हमने देखा था दूसरे वाले प्रयोग में और अनुपात ये आया था। ओके, तो ये 3 लॉ हैं, आप लोगों को याद रखने हैं, बोर्ड में पूछे जाएंगे। तो बच्चों हम लोगों ने इस चैप्टर में आनुवंशिकी में जेनेटिक्स के अंतर्गत 2 चीज़ों को पढ़ा। एक आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटी, यानी कि जो कैरेक्टर्स है वो कैसे ट्रांसफर होते हैं एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में, कैसे लक्षण है वो स्थानांतरित होते हैं, और दूसरा विभिन्नता भी आती है जो कि डीएनए की प्रतिलिपि बनते वक्त जो त्रुटियां होती हैं उनके कारण होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आनुवंशिकता के जो नियम थे 3 नियम, प्रभाविकता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपिव्यूहन का नियम। ठीक है, और ये 3 नियम जो है मेंडल ने दिए थे, उन्हीं के जो अनुपात हैं जो पीछे हम लोगों ने पढ़े वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ, एक जीव में जो लक्षण एक्सप्रेस होते हैं उसके पेरेंट्स से प्रभावित होकर, और कुछ लक्षण ऐसे भी होते हैं जो वो अपने जीवन काल में सीखता है। ठीक है, तो कोई भी जीव अपने पेरेंट्स से जो कैरेक्टरिस्टिक्स या लक्षण प्राप्त करता है उनको हम इनहेरिटेड ट्रेट्स कहते हैं, जो कि उसको आनुवंशिक तरीके से प्राप्त हुए हैं ऐसे लक्षण। वहीं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उसको अपने जीवन काल में प्राप्त होते हैं, वो सीखता है, जैसे कि आप साइंस सीख रहे हैं, आप क्रिकेट खेलना सीखते हैं, आप डांसिंग सीखते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स जो कि हम अपने जीवन काल में सीखते हैं। ओके, तो ये थोड़ा सा समराइज्ड वे में ये स्लाइड थी। आगे आखिरी जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो है लिंग निर्धारण। तो जब एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी का जीव बनता है तो उसका लिंग क्या होगा, मेल होगा या फीमेल होगा, नर होगा या मादा होगा, तो ये कैसे डिसाइड होता है। तो लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी कारक कहा गया, कुछ प्राणियों में लिंग निर्धारण अंडे के ऊष्मायन ताप पर निर्भर करता है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें पुल्लिंग या स्त्रीलिंग यानी नर या मादा होने वाला है, जो अगला जीव बनेगा वो तापमान पर निर्भर करता है, यानी कि जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं उन पर निर्भर करता है, जैसे कि घोंघा हुआ, ठीक है, या एलिगेटर हुआ, ठीक है, या लेजर्ड हुई। कुछ प्राणियों जैसे कि मानव में लिंग निर्धारण लिंग सूत्र पर निर्भर करता है, और जो गुणसूत्र होते हैं पेरेंट्स के उनसे निर्धारित होता है। ठीक है, जैसे अगर हम मानव में लिंग निर्धारण की बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अगर पेरेंट्स को हम देखें तो पेरेंट्स में जो नर होता है उसके जो गुणसूत्र होते हैं वो XY टाइप होते हैं, और मादा के जो गुणसूत्र होते हैं वो XX टाइप होते हैं। ठीक है, अब ऐसे जब युग्मक बनेंगे, गैमीट बनेंगे, तो ये वाला फैक्टर जा सकता है गैमीट में या फिर ये जा सकता है, और ऐसे ही मादा में जो युग्मक बनेंगे, मादा युग्मक गैमीट्स, तो उसमें या तो ये फैक्टर जा सकता है या फिर ये फैक्टर जा सकता है। ठीक है, अब ये गैमीट्स हैं मेल में और ये गैमीट्स हैं फीमेल में। ठीक है, तो जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होगा, निषेचन होगा, तब ये वाला X इस वाले X से मिलता है तो XX बनेगा, और ये X अगर इस X से मिलता तो भी XX बनेगा। ये Y अगर इससे मिल जाता तो XY, और ये Y इस वाले X से मिल जाता तो XY। तो जब XX वाला कॉम्बिनेशन बनता है तो मादा होता है बच्चे का लिंग, और अगर XX बनता है तो मादा होता है। वहीं अगर XY कॉम्बिनेशन बन जाता है तो वो नर होता है, यानी कि पुल्लिंग होगा बच्चा, और अगर ठीक है फिर से XY बन जाता तो भी वो जो है नर होगा, यानी कि पुल्लिंग होगा वो बच्चा। ठीक है, तो जो होने वाला जो बच्चा है वो पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा, नर होगा या मादा होगा, ये डिपेंड करता है कि फादर की तरफ से, नर की तरफ से कौन सा गुणसूत्र मादा के X गुणसूत्र से कंबाइन कर गया। ठीक है, तो अगर इसका X, नर का X कंबाइन कर जाए मादा के साथ तब तो XX हो जाएगा, और नर का Y कंबाइन कर गया मादा के X के साथ तो फिर XY हो जाएगा। XX कॉम्बिनेशन बनता है गुणसूत्र का तो मादा होती है, और अगर XY का कॉम्बिनेशन बनता है तो नर होता है, जो भी बेबी जन्म लेता है वो। ओके, आगे कहा गया आधे बच्चे लड़के एवं आधे लड़की हो सकते हैं। यहाँ पर देखो 2 कॉम्बिनेशन में मादा बन रही है और 2 कॉम्बिनेशन में नर बन रहा है, तो बराबर बराबर संभावना है कि आने वाला जो इंडिविजुअल होगा वो नर होगा या मादा होगा। आगे कहा गया है सभी बच्चे चाहे वह लड़का हो अथवा लड़की अपनी माता से X गुणसूत्र प्राप्त करते हैं, अतः बच्चों का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ। जिस बच्चे को अपने पिता से X गुणसूत्र प्राप्त होगा वो आप XX देखो मादा बन जाएगी, और अगर Y गुणसूत्र प्राप्त होता है बच्चे को फादर की साइड से तो Y और X मिलके XY तो वह लड़का होगा। ओके, तो इस तरह से मानव में लिंग निर्धारण होता है नए बेबी का। ओके, तो ये जो चैप्टर था कट शॉर्ट कर दिया गया, पहले ये चैप्टर बड़ा था, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन,
जो हम लोगों ने शुरू में विभिन्नता की बात कर रहे थे, तो जब विभिन्नता आती है नई पीढ़ी में, पेरेंट्स से जो बच्चा बनता है उस बच्चे में थोड़ा बहुत अंतर होता है। मेन स्ट्रक्चर और बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स तो पेरेंट्स के ही होते हैं मेनली, पर जो थोड़ा बहुत मामूली अंतर आता है वो डीएनए की जो कॉपी जाती है पेरेंट्स से नए इंडिविजुअल को बनते वक्त, तो उस डीएनए की प्रतिलिपि जो जाती है, उस डीएनए प्रतिलिपि बनते वक्त जो त्रुटियां होती हैं उससे विभिन्नताएं आ जाती हैं, और एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में और विभिन्नताएं आएंगी, उससे अगली पीढ़ी में और विभिन्नताएं आएंगी, और पीढ़ी दर पीढ़ी ये विभिन्नताएं एकत्रित होती रहती हैं, तो आगे चल के काफ़ी ज़्यादा अंतर आ जाता है, और इसको ही हम बोलते हैं कि काफ़ी वेरिएशन आ गए हैं और काफ़ी डिफरेंट है नई जो पीढ़ी बनी है पुरानी पीढ़ियों से। इसी को हम इवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो अब वो सिलेबस में नहीं है तो उस पर हम लोगों को ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। आगे आप लोगों में से जो भी बच्चा बायोलॉजी स्ट्रीम लेगा वो इनको और डेप्थ में पढ़ेगा। तो ये चैप्टर बहुत छोटा सा अब रह गया, इसीलिए इसका जो क्लास है, वीडियो क्लास है, वो काफ़ी छोटा रहा। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट रहा हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं आप हमसे, या अपने स्कूल टीचर से भी पूछ सकते हैं। ओके, तो जिन बच्चों ने डायरेक्ट ये क्लास देखी है उनको मैं बता दूं कि ये एक सीरीज़ है और इसमें पूरा जो हाई स्कूल का सिलेबस है वो एक एक क्लास में कंप्लीट किया गया है। तो आप इस पूरी सीरीज़ को देखिए, ये आपको पूरा सिलेबस जो है अच्छे से रिवाइज हो जाएगा आपका इससे, और आप एग्ज़ाम से पहले काफ़ी कॉन्फिडेंट और प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।